Hello everyone. So in the last class, we have derived the expression that del over del E of log W is equal to del over del E prime of log W prime. That means we derived the equilibrium condition between two systems when they are kept in thermal contact. ठीक है, उसके बाद we have also seen the beta parameter which is equal to del over del E of log W and which is representing that beta जो है it is having the dimensions of reciprocal of energy. ठीक है, and we have also seen that beta is equal to 1 upon kbt where kb is the Boltzmann constant. Okay, this we have seen in the last class. Now today what we'll do, today we'll start with the entropy and probability. Here what we'll do, here we'll find the relation between entropy and the thermodynamic probability, and this relation is very important when we have to study statistical mechanics. Now in statistical mechanics this relation plays a very important role, so we need to know what is the relation between entropy and the thermodynamic probability. तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो, in thermodynamical theory, entropy of a substance is defined as that physical quantity which remains constant when the substance undergoes a reversible adiabatic change. It is denoted by capital S. ये सबको पता है कि entropy जो है उसको हम denote करते हैं by capital S. Now entropy क्या होती है, ये एक quantity होती है, physical quantity जो हमेशा constant होती है उस सब्सटेंस की which undergoes a reversible adiabatic change. यहाँ देखो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, जो एनआइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब दे टेक प्लेस विद नो चेंज इन एंट्रोपी. अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है, ठीक है, विच आर इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस, तो वो जो हमारे सिस्टम होगा उसकी जो इंट्रोपी है वो हमेशा कांस्टेंट होगी. एडियाबैटिक का मतलब क्या है, एडियाबैटिक का मतलब है कि देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज ऑफ दैट सिस्टम विद इट्स सराउंडिंग्स. जब कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती सिस्टम की सराउंडिंग के साथ, देन दैट सिस्टम इज सेड टू बी एडियाबैटिक. तो हमारे पास अगर कोई ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, तो उस केस में द इंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पर हमें जो है पर्टिकुलर इस डेफिनेशन की इतनी जरूरत नहीं है. यहाँ पे व्हाट वी नीड टू नो, इंट्रोपी हम इन जनरल या बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में कहीं कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस. ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस. जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ही ज्यादा इंट्रोपी होगी. ठीक है, अब इसको हमें प्रोबेबिलिटी से रिलेट करना है. हमें क्या पता है, अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देन इन दैट केस सिस्टम जो है हमारा वो कौन सी स्टेट में रहेगा, सिस्टम जो है इट विल बी इन द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, एंड द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है कौन सी स्टेट होती है, वेयर द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम. इक्विलिब्रियम स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं उनके प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है. सो वी कैन से दैट in the equilibrium state of a system the thermodynamic probability is maximum. ये सबको पता है. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी नो, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वहां पर पार्टिकल्स के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है. इसका मतलब क्या है, वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. इक्विलिब्रियम स्टेट में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो हमारी स्टेट होगी ऑफ मैक्सिमम इंट्रोपी. क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतना ज्यादा chaos, उतना ज्यादा रैंडम मोशन. तो जितना ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी होगी. So we can say that equilibrium state of a system is the state of maximum entropy. I hope ये सबको clear है कि why in the equilibrium state the entropy is maximum, because in the equilibrium state maximum number of particles are present, so there will be a large randomness. Next, अगर सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है, then
सिस्टम क्या होगा, दूसरी मैक्रो स्टेट्स में पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, फिर लेकिन सिस्टम जो है इट विल अगेन रीच टू द इक्विलिब्रियम स्टेट which is the state of maximum entropy or the state of maximum thermodynamic probability. तो यहां से जो है बोल्ट्जमैन ने ये आइडिया निकाला कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो स्टेट है जहां पर एंट्रोपी भी मैक्सिमम है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम है। तो इससे बोल्ट्जमैन को लगा कि हो सकता है इन दोनों के बीच में फिर कोई रिलेशन भी हो, ठीक है। तो इस आइडिया को बोल्ट्जमैन ने अप्लाई किया और फिर देखा कि इसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन S एंड W। ये देखो यहाँ पर लिखा है इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ स्टेट ऑफ अ मैक्सिमम एंट्रोपी। नेक्स्ट वी नो दैट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज द मैक्रो स्टेट ऑफ मैक्सिमम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। Hence in equilibrium state both the entropy and thermodynamic probability have maximum values. The above simple idea led Boltzmann to think that there must be some relation between the thermodynamical quantity entropy, that is capital S, and thermodynamic probability capital W, which is a statistical quantity. तो यहाँ से बोल्ट्जमैन को लगा कि ये जो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है कैपिटल एस, इसका कोई तो रिलेशन होगा विद द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कैपिटल W, which is a statistical quantity. So now we have to find the relation between a thermodynamical quantity and a statistical quantity. सो इससे बोल्ट्जमैन ने कंक्लूड किया कि लेट्स से एंट्रोपी जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी कैपिटल W। अगर एंट्रोपी और W के बीच में कोई रिलेशन है, इसका मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे S लेकर चल रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे कोई तो W की क्वांटिटी होगी। इसका मतलब जो हमारी एंट्रोपी है वो W का फंक्शन होगा। एंट्रोपी जो है उसकी एक्सप्रेशन के अंदर W आएगा। सो लेट्स से entropy is a function of thermodynamical और thermodynamic probability capital W। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता S और W के बीच में क्या रिलेशन है। अभी बस हमें इतना पता है कि लेट्स से उसके बीच में कोई रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी नो दैट एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो तुमने ऑलरेडी शायद ये चीज पढ़ी हो कि दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है थर्मोडायनेमिक में, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव जो होते हैं दे आर एडिटिव इन नेचर और इंटेंसिव जो होते हैं दे आर नॉन एडिटिव इन नेचर, जैसे कि प्रेशर, ठीक है। और जो एक्सटेंसिव है वो एडिटिव होते हैं जैसे कि एंट्रोपी, वॉल्यूम, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग द नेचर ऑफ द फंक्शन हमें ये फंक्शन पता लगाना है कि एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में कैसा रिलेशन है। So for this we are considering two completely independent systems A and B. Let us consider two completely independent systems capital A and capital B having entropies S1 and S2 respectively. Let's say the entropy of the system A is S1 and the entropy of the system B is S2. And we know that entropies जो हैं they are extensive quantities. So the total entropy of the systems together must be equal to the sum of their individual entropies. That means the total entropy of the two systems together will be S1 plus S2, the sum of their individual entropies. S1 entropy है सिस्टम A की, S2 entropy है सिस्टम B की। टोटल entropy क्या होगी of the two systems together? It will be equal to S1 plus S2, ठीक है। अब हमारा क्या है, सिस्टम A की प्रोबेबिलिटी जो है अगर W1 है, सिस्टम B की प्रोबेबिलिटी जो है W2 है, तो what will be the probability W of finding both the systems at the respective given conditions? क्या होगी? That will be the probability of a composite event which is equal to the product of these two probabilities W1 and W2. That means it will be the product of probability of individual and independent events W1 and W2. Hence we can say that W is equal to W1 into W2. Now ये तीनों इक्वेशंस आई होप सबको क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन कैसे आई थी कि
in the equilibrium state of a system, both the entropies and thermodynamic probabilities are maximum. So this led Boltzmann to think that there must be some relation between the two. So Boltzmann concluded that, let's say, entropy is a function of W, but we don't know what is the function. So our next step is to find this function. So for this, we'll consider two systems A and B. सिस्टम ए की एंट्रोपी S1 है, सिस्टम बी की एंट्रोपी S2 है. So the total entropy S will be equal to S1 plus S2 since entropy is an extensive quantity. Next thing, let's say सिस्टम A की प्रोबेबिलिटी W1 है, सिस्टम B की प्रोबेबिलिटी W2 है. तो टोटल प्रोबेबिलिटी W क्या होगी? That will be equal to W1 into W2 by applying the multiplication theorem of probability. So from this we can substitute W is equal to W1 into W2 in this equation. So our S will become F of W, which is equal to F of W1 into W2. We have simply substituted W as W1 into W2. Next, so what will be our S1? S1 will be function of W1, S2 will be a function of W2. ठीक है, क्योंकि सिस्टम ए की इंट्रोपी S1 है, प्रोबेबिलिटी W1 है, सिस्टम 2 की इंट्रोपी S2 है, प्रोबेबिलिटी W2 है, विच इज आवर सिस्टम बी. ठीक है, तो ये हमारी इंट्रोपी हो गई ऑफ सिस्टम ए इन टर्म्स ऑफ W1. दिस इज द इंट्रोपी ऑफ सिस्टम बी S2 which is in terms of W2. And we know S is equal to S1 plus S2. So write entropies now in terms of functions of W's. तो S हमारा क्या है? S is a function of W. W is W1 into W2 and that is equal to S1 हमारा क्या है? Function of W1. S2 हमारा क्या है? Function of W2. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. अब हम इस इक्वेशन को फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये जो हमारा function है, it is a function of both W1 and W2. So we'll now differentiate this equation 33 first with respect to W1, keeping W2 constant. ठीक है, उसके बाद हम इस equation 33 को फिर से differentiate करेंगे now with respect to W2, keeping W1 constant. तो हमारे पास दो equations आएंगी, फिर हम इन दोनों equations को divide कर देंगे. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 33 को अब हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू W1 कीपिंग W2 कांस्टेंट. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो गई? डेल F ओवर डेल W1 इनटू W2. तो डेल F ओवर डेल W1 को वी आर राइटिंग एज F प्राइम W1 W2. सी F प्राइम जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग डेल F ओवर डेल W1. ठीक है, इट इज स्टैंडिंग फॉर द डिफरेंशिएशन. और W1 into W2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू W1 कीपिंग W2 कांस्टेंट? वो होगा W2. तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया? F प्राइम W2 एंड दैट इज इक्वल टू F ऑफ W1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू W1? इट विल बी डेल F ओवर डेल W1. सो दैट विल बी F प्राइम. और ये जो हमारा फंक्शन है ये प्योरली फंक्शन है सिर्फ W2 का, और W2 हमारा कांस्टेंट है. मतलब ये जो हमारी एक्सप्रेशन है F ऑफ W2, इसमें जो हमारी क्वांटिटीज हैं वो W2 के टर्म्स में होंगी, और W2 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0. सो फ्रॉम दिस वी गेट दिस एक्सप्रेशन. आई होप ये सबको क्लियर है. Next, we are now differentiating this equation with respect to W2 keeping W1 constant. So f of W1 का differentiation तो 0 हो जाएगा because W1 constant है और constant का differentiation 0 होता है. इसका differentiation क्या होगा with respect to W2? F prime into W1 into W2 का differentiation क्या होगा? W1, since W1 is constant and we are differentiating with respect to W2. Next, F of W2 का differentiation क्या होगा? F prime W2. देखो, इस चीज को समझना जरूरी है. F of W का मतलब क्या है?
कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है, ये हमें नहीं पता ये क्या क्वांटिटी है, बट ये जो भी क्वांटिटी है ये फंक्शन है W का। मतलब ये क्वांटिटी लेट्स से 2W भी हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता क्या है, 2W² भी हो सकती है, 2 log W भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, e raised to power W भी हो सकती है, कोई भी फॉर्म में हो सकती है, बट W का फंक्शन होगी, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो हमारे पास अब ये दो इक्वेशंस आ गई 34 और 35। अब हम इन इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। सो नाउ व्हाट वील गेट, f प्राइम कैंसिल आउट होगा, सो वील गेट W2 over W1 is equal to f prime of W1 divided by f prime of W2. Prime is just representing differentiation, it is standing for differentiation. Now इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो आई कैन राइट इट एज W2 into f prime of W2 is equal to W1 into f prime of W1। ठीक है, और ऐसे दो सिस्टम्स की जगह अगर मैं 3 सिस्टम्स ले रही हूँ, 4 सिस्टम्स ले रही हूँ, देन आई कैन राइट एज इन जनरल W1 into f prime of W1 is equal to W2 into f prime of W2 is equal to W3 into f prime of W3 equal to, ये दोनों इक्वल है, किसके इक्वल है हमें अभी नहीं पता, लेट्स से इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट विच इज k। अभी हमें k नहीं पता क्या है, हमें k की वैल्यू भी निकालनी है। हमें नहीं पता कि इंट्रोपी जो है वो W के टर्म्स में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं पर किसका फंक्शन है ये हमें नहीं पता, ये हमें अभी निकालना है। और अभी हमें ये k भी नहीं पता क्या है, ये भी हमें निकालना है। So let's say these are equal and let's say these are equal to some constant k. So from this we can write that W1 into f prime of W1 is equal to k. W2 into f prime of W2 is also equal to some k. So f prime of W1 will be equal to k upon W1. Similarly, f prime of W2 will be equal to k of W2. F prime of W3 will be k of W3 and so on. So now we have to find f. So we'll now integrate this equation. K हमारा constant है. We are now integrating f prime of W1. Integrate करोगे f prime को, so we'll get f. So यहाँ से हमारे पास integration क्या आया? F of W1 is equal to k into 1 over W1 का integration क्या होगा? Log W1. यहाँ पर ये जो log है, this is log to the base e. That means we are talking about the natural log ln. Log of W1 plus C1 where C1 is the constant of integration, इसकी क्या वैल्यू है हमें अभी ये भी नहीं पता। Similarly इसको इंटीग्रेट करोगे, so we have f of W2 is equal to k log to the base e of W2 plus C2 where C2 is the constant of integration. So in general we can write that Fw is equal to k log W plus C. And what is our Fw? This is nothing but entropy S. So from this we get S is equal to k log W plus C, where C is the constant of integration. So this equation number 2.37 gives the relation between entropy and thermodynamic probability. इस रिलेशन को हम बोल्ट्जमैन रिलेशन भी कहते हैं। बोल्ट्जमैन रिलेशन क्या होता है? S is equal to k log W. C हम अभी देखेंगे ये 0 आएगा, और K हम देखेंगे ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास S और W के बीच में रिलेशन आ गया, बट स्टिल अभी हमारा ये K अननोन है और ये वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C अननोन है। इन दोनों की वैल्यूज अगर हमें मिल जाएंगी, देन वील गेट द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आई होप ये डेरिवेशन सबको क्लियर है। सो नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C एंड देन वील फाइंड द वैल्यू ऑफ K। सो फर्स्ट वील फाइंड द वैल्यू ऑफ C। C हम कैसे निकालेंगे? It will be chosen in accordance with the third law of thermodynamics, which is also known as Nernst heat theorem. Now what is third law of thermodynamics? According to third law of thermodynamics or according to Nernst heat theorem, the entropy of a thermodynamical system tends to zero as its temperature tends to absolute zero. Means क्या मतलब है? जो हमारा entropy है, it tends to zero as the temperature
tends to absolute zero. As T tends to 0 Kelvin, S tends to 0. This is the Nernst heat theorem, which is also known as third law of thermodynamics. अब हम इस थ्योरम का यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल C. Now ये जो टेम्परेचर है हमारा टेंडिंग टू एब्सोल्यूट जीरो, अब हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिस सिस्टम को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक ले जा सकते हो. मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका जो टेम्परेचर है इट कैन टेंड टू 0 केल्विन. तो दिस कैन बी अटेन्ड बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन. The temperature tending to absolute zero, they are generally attained by the process of adiabatic system. ठीक है, so in this process the paramagnetic salts, मतलब अगर हम किसी paramagnetic substance को अगर हम consider कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने subject किया to a high magnetic field, तो क्या होगा जब हम paramagnetic substances को magnetic field के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है उनके अंदर जो हमारे dipoles हैं, they will align in the direction of magnetic field. Paramagnetic substances क्या होते हैं? They are weakly magnetized in the direction of magnetic field. ठीक है, when they are subjected to a high magnetic field. तो क्या होगा जब हमने paramagnetic substances को magnetic field में रखा, तो उसके अंदर जितने भी dipoles हैं या जो spins हैं electrons के, that will align in the direction parallel to the direction of applied field. Now what would happen at absolute zero? At absolute zero मतलब जब टेम्परेचर जो है हमारा 0 केल्विन है, इतने कम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो उनके स्पिन्स हैं, they will be perfectly aligned in the direction of magnetic field. कोई रैंडमनेस नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको कोई थर्मल एनर्जी नहीं मिल रही कि वो जो हैं डिसअलाइन हो. They are perfectly aligned. They are perfectly parallel to the direction of magnetic field. Why? Because at absolute zero there will be no thermal energy to disturb their alignment. उनका जो alignment है वो disturb नहीं होगा क्योंकि कोई thermal energy जो है वो present नहीं है. So at absolute zero जो सारे spins हैं they are aligned in the same direction that is parallel to the direction of magnetic field. That means at absolute zero there is only one configuration. सिर्फ एक ही possible configuration है और वो क्या है? All the electron spins in a particular direction. That means at absolute zero जो हमारी thermodynamic probability है, मतलब the weight of configuration, कितने possible ways हैं of arranging the configurations, कितने possible ways हैं? सिर्फ एक ही possible way है. सारे के सारे जो spins हैं they are aligned in the same direction. So that means at absolute zero W is 1. There is only one possible configuration. There is only one possible way of arranging these spins in the system which is subjected to a high magnetic field at absolute zero. So that means at absolute zero W is 1. And at absolute zero, that means जब सारे हमारे dipoles या spins जो हैं they are perfectly aligned in the same direction, कोई thermal energy नहीं है to disturb their alignment. इसका मतलब जो particles हैं they are not moving randomly, they are perfectly aligned, they are parallel in the direction of magnetic field. इसका मतलब there is no randomness at absolute zero. कोई randomness नहीं है. That means entropy जो है वो हमारी zero है. So substitute S is equal to 0 and W is equal to 1 in the equation 2.37. W को 1 put करेंगे, ठीक है, log to the base E of 1 क्या होता है 0, S हमारा already 0 है तो C हमारा क्या आ गया 0. So from this equation we have obtained the value of constant of integration and it comes out to be 0. So this equation 2.37 can be rewritten as S is equal to K log W. Now this is the final relation between entropy and probability, between entropy and thermodynamic probability, and this is known as Boltzmann statistical definition or relation for entropy, and this is also known as and this is also known as Boltzmann relation. ठीक है, Boltzmann relation क्या होता है? S is equal to K log W.
where S is the entropy, W is the thermodynamic probability, and this relation is also known as Boltzmann's statistical definition for entropy. और अब हम यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे K को, और K हमारा क्या आएगा? K will come out to be a Boltzmann constant. So S is equal to K log W, where S is the entropy, W is the thermodynamic probability, and K is the Boltzmann constant, whose value is 1.38 into 10 raised to power minus 23 joules per Kelvin. So now our next step is to identify this value K, this constant K. तो आई होप अभी तक हमने जो किया वो सबको क्लियर है, ये डेरिवेशन क्लियर है, हाउ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C comes out to be 0 ये क्लियर होगा. ये हमने निकाला with the help of Nernst heat theorem or the third law of thermodynamics, which says that Ht tends to 0 Kelvin, S tends to 0. तो हमें ये पता है जब हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है वहां पे इंट्रोपी 0 है. अब हमें निकालना है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर W क्या होगा. So for this we are considering a paramagnetic substance and we are subjecting that paramagnetic substance into a high magnetic field. हमें पता है इस केस में all the dipoles or all the electron spins जो है it will align in the direction parallel to the direction of applied field. और अगर हम टेम्परेचर को 0 केल्विन कर दें मतलब अब स्पिन्स जो है इनके पास कोई थर्मल एनर्जी नहीं है to disturb their alignment. So they are perfectly aligned in the same direction. That means there is only one possible configuration. So अगर एक ही possible way है इन spins को align करने का, that means thermodynamic probability 1 हो गई. Because thermodynamic probability क्या होती है, कितने number of ways होते हैं जिससे हम arrange कर सकते हैं particles को within a particular macro state. तो यहाँ पर जो हमारी macro state है at T tends to 0 Kelvin, जो स्पिन्स हमारे परफेक्टली अलाइंड है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, उसको हम और कितने पॉसिबल वे से अरेंज कर सकते हैं, कोई और पॉसिबल वे है ही नहीं. देयर इज ओनली वन पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अलाइनिंग दीज इलेक्ट्रॉन स्पिन्स. So that means thermodynamic probability is 1. So at absolute 0, S is 0, W is 1. We have substituted these values in the equation 2.37 and we obtained C as 0. So finally we have obtained S is equal to K log W and now we have to identify this constant K. So इस constant K को identify करने के लिए अब हम consider करेंगे, let's say हमारे पास एक 1 mole of ideal gas है, ठीक है, we have a 1 mole of an ideal gas, उसको हम expand कर रहे हैं into an evacuated chamber. Let's say हमारे पास एक ideal gas है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है जिसका प्रेशर जो है P1 है, वॉल्यूम जो है V1 है, उसको हमने एक्सपैंड किया इनटू एन इवैक्यूएटेड चैम्बर ऑफ वॉल्यूम V2. वॉल्यूम जो है हमारी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, प्रेशर जो है इंटेंसिव क्वांटिटी है. तो लेट्स से जब हमने इस गैस को एक्सपैंड किया इनटू एन इवैक्यूएटेड चैम्बर, गैस का इनिशियली वॉल्यूम था V1, इवैक्यूएटेड चैम्बर में जब हमने उसको एक्सपैंड किया तो उस चैम्बर का वॉल्यूम था V2. तो अब टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम एडिटिव इन नेचर होता है, तो टोटल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2. इनिशियली प्रेशर था P1, लेट्स से फाइनली हमारा प्रेशर क्या हो गया P2. और ये जो हमने परफॉर्म किया एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनटू एन इवैक्यूएटेड चैम्बर, ये हमने परफॉर्म किया अंडर isothermal change. Isothermal means no change in temperature. Our problem now is to find the change in entropy of this gas. अब हमें क्या निकालना है, जब हमने इस गैस को एक्सपैंड किया into an evacuated chamber तो इसकी एंट्रोपी जो है इसमें क्या चेंज आया. मतलब अगर इनिशियली एंट्रोपी S1 थी और फाइनली एंट्रोपी आई S2, then what will be the change in entropy delta S? Delta S will be equal to S2 minus S1. So first we'll have to find S1 and S2. That we'll find using this relation S is equal to K log W. So for this first we'll have to find W1 and we'll have to find W2. If we get W1,
then we can write S1 is equal to K log W1. If we get W2, we can find S2 as K log W2. अगर हमें S1 और S2 मिल गया, we can find the change in entropy of this gas delta S equal to S2 minus S1. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो गैस है उसका वॉल्यूम V1 है और जो इवैक्यूएटेड चैम्बर है उसका वॉल्यूम V2 है. When the containers of volumes V1 and V2 are connected, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ फाइंडिंग 1 मोल इन द फर्स्ट कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V1. टोटल वॉल्यूम है V1 प्लस V2. फर्स्ट कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है V1. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फर्स्ट कंटेनर जो है उसमें एक पार्टिकल जो है उसको डालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस पर्टिकुलर कंटेनर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 अपॉन V1 प्लस V2. ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमने जनरल एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी में किया था, एरिया उस पर्टिकुलर सेल का डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स. ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एक मॉलिक्यूल को एक कंटेनर में डालने का जिसका वॉल्यूम V1 है. दैट विल बी V1 अपॉन V1 प्लस V2. नेक्स्ट, हमने कितने पार्टिकल्स डाले, लेट्स से हमारी जो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है इट इज कंटेनिंग n मॉलिक्यूल्स, और हमें पता है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इट हैज द एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स 6.023 into 10⁻23. तो लेट्स से इट इज हैविंग n मॉलिक्यूल्स वेयर n इज द एवोगैड्रो नंबर. तो एक पार्टिकल को डालने की प्रोबेबिलिटी है V1 अपॉन V1 प्लस V2. n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, V1 अपॉन V1 प्लस V2 रेज टू पावर n. जैसे हमने जनरल एक्सप्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में निकाला था GI रेज टू पावर NI, वहां पर क्या था, प्रोबेबिलिटी NI पार्टिकल्स को GI जो है हमारे सेल्स उनमें डालने की. यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है ऑफ फाइंडिंग n molecules in first container of volume V1. ठीक है, वो हमारा क्या हो गया अब V1 अपॉन V1 प्लस V2 रेज टू पावर n. So let's say this is equal to W1. ठीक है, so let's say this is equal to W1. So next हमारा क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1 मोल ऑफ गैस इन द फाइनल वॉल्यूम. उसके बाद हमने क्या किया, ये जो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस थी इसको हमने एक्सपैंड कर दिया था इनटू द इवैक्यूएटेड चैम्बर हैविंग वॉल्यूम V2. तो फाइनल हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया था V1 प्लस V2. तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 मोल ऑफ गैस को फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 में डालने की. फाइनल जो हमारे पास वॉल्यूम है वो भी V1 प्लस V2 है. ठीक है, और जो हमें जिसमें हम डाल रहे हैं पार्टिकल को उसका वॉल्यूम भी V1 प्लस V2 है. तो W2 क्या हो गया, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 रेज टू पावर n, दैट इज 1 रेज टू पावर n. तो हमें W1 और W2 मिल गया, तो यहाँ से वी कैन गेट S1 एंड S2. S1 हमारा हो गया K log W1, S2 हमारा हो गया K log W2. आई होप ये सबको क्लियर है. हमने W1 W2 जो है कैसे लिखे हैं, इसको वहीं से रिलेट करो. जब हमने जनरल एक्सप्रेशन निकाली थी प्रोबेबिलिटी की, वहां हमने क्या किया था, हमने प्रायर प्रोबेबिलिटी लिखी थी कि लेट्स से GI जो है हमारे, वहां पे हमने क्या किया था, हमारे पास एक बॉक्स था जिनको हमने K कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n पार्टिकल्स इन K कंपार्टमेंट्स ऑफ अ बॉक्स. तो वहां हमारा GI क्या था, GI हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था प्रायर प्रोबेबिलिटी. प्रायर प्रोबेबिलिटी एक पार्टिकल को डालने की इन अ सर्टेन सेल, वो क्या आई थी, उस सेल का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स. ठीक है, तो हमारे पास एक पार्टिकल को डालने की प्रायर प्रोबेबिलिटी थी GI. NI पार्टिकल्स को डालने की प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या है, GI रेज टू पावर NI, where NI is the number of particles जिनको हमें
डालना है ith सेल में। और gi हमारा क्या है, gi इज रिप्रेजेंटिंग द प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पार्टिकल फॉलिंग इन द सर्टेन ith सेल। ठीक है, ये था हमारा। इसको जो अभी मैंने बताया इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या है एक मॉलिक्यूल को फर्स्ट कंटेनर में डालने की, वो है v1 अपॉन v1 प्लस v2 विच इज gi। n मॉलिक्यूल्स को डालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, v1 अपॉन v1 प्लस v2 रेज टू पावर n। नेक्स्ट प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक पार्टिकल को डालने की इन द वॉल्यूम v1 प्लस v2, वो होगी v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 विच इज gi। अब प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होगी n मॉलिक्यूल्स को डालने की इन द वॉल्यूम v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर n। देखो यहाँ पर जो मैं gi बोल रही हूँ ना, ये gi वो gi नहीं है जब मैंने फेस स्पेस का कॉन्सेप्ट बताया था, तो वहां मैंने बताया था कि फेस स्पेस जो है उसको हम लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से हमने उसको के कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया और हर एक कंपार्टमेंट जो है उनको हम लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से जो हमने फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसको G1 सेल्स में डिवाइड किया, सेकंड कंपार्टमेंट को G2, थर्ड कंपार्टमेंट को G3, ith कंपार्टमेंट को gi सेल्स में, kth कंपार्टमेंट को gk सेल्स में डिवाइड किया। ये वो gi नहीं है जो मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। इन्होंने सेम नोटेशन यूज कर लिए तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। ये जो जर्नल एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी जब हमने डेरिवेशन किया था वहां पर जो gi इन्होंने यूज किया था वो gi क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है। वो हमारा प्रायर प्रोबेबिलिटी था, प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पार्टिकल फॉलिंग इन अ सर्टेन सेल, वो gi की मैं बात कर रही हूँ। उन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसमें सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जब सेम नोटेशन यूज करो तो कंफ्यूज नहीं होना। Now substitute S2 and S1 in this expression, we will get delta S as k log W2 minus k log W1, and we know log A minus log B is log A upon B. So delta S can be written as k log W2 upon W1. Now substitute W2 and W1 over here. So V1 plus V2 raised to power n अपॉन v1 प्लस v2 रेज टू पावर n हमारा क्या हो गया 1 रेज टू पावर n। सो w2 हमारा क्या है 1 रेज टू पावर n, w1 हमारा क्या है v1 अपॉन v1 प्लस v2 रेज टू पावर n। सो इसको वी कैन राइट एज 1 अपॉन v1 प्लस v2 रेज टू पावर n। रेज टू पावर n जो है हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n के लॉग, और v1 प्लस v2 को हम न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। तो डेल्टा s को वी कैन राइट एज nk log v1 plus v2 upon v1. We can write this change in entropy in this form given by equation 2.39. But it is known to us that the change in entropy when the gas changes from one state to another state is given by this expression. ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है ये सबको याद करनी पड़ेगी। इसका डेरिवेशन होता है कंप्लीट जब तुम सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, वहां पे इस रिलेशन को डिराइव भी करोगे। यहाँ पर अभी इस रिलेशन को एज इट इज यूज करो। देखो इन जनरल रिलेशन ये होता है जब गैस जो है वो चेंज होती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। पहली स्टेट में उसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, फाइनल स्टेट पे उसका वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, देन इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। हमने क्या किया, हमने भी ये एक्सप्रेशन निकाली चेंज इन एंट्रोपी की, बट हमने निकाली यूजिंग बोल्ट्जमैन रिलेशन S इज इक्वल टू k log W। और हमने जो गैस है उसको चेंज किया फ्रॉम वन स्टेट जिसका वॉल्यूम V1 है टू दी अनदर स्टेट जिसका वॉल्यूम है V1 प्लस V2, पर हमने जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखा। हमने ये किया अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें दैट मींस T1 विल बी इक्वल टू T2। तो T1 अगर T2 के इक्वल हुआ तो ये क्या हो गया log 1 एंड log 1 इज 0। सो अंडर आइसोथर्मल conditions and we can say that जब हमारी गैस चेंज हो रही है from one state to the another state, let's say this change is isothermal, that means T1 is equal to T2, then this expression reduces to this form,
delta S is equal to R log V1 plus V2 upon V1. So when we'll compare these two equations, what we'll get, दोनों equations जो हैं वो represent कर रही हैं change in entropy when the gas changes from one state having volume V1 to the another state having volume V1 plus V2 when this change is isothermal. That means the temperature is constant. So जब हम इन दोनों equations को compare कर रहे हैं, what we say that we can say that Nk, this N into K, this is nothing but equal to gas constant R. Okay, so when we compare these two equations, we get Nk is equal to R or K is equal to R upon N. So N is the Avogadro's number. We already know. R is the gas constant. We already know from this expression. So what is the ratio of gas constant to the Avogadro's number? This is nothing but Boltzmann constant. So from this we can say that this constant K that is appearing in the Boltzmann relation between entropy and probability, this constant K is nothing but the Boltzmann constant. So here we have identified this constant K as the Boltzmann constant, which is R upon N, and its value is 1.38 into 10 raised to power minus 23 joules per Kelvin. Gas constant की value put करो, Avogadro number की value put करो, you will get the value of Boltzmann constant as 1.38 into 10 raised to power minus 23 joules per Kelvin. And you are already familiar with this constant Boltzmann constant. So यहाँ पर आज हमने क्या किया? So today we have derived the Boltzmann relation between entropy and probability, which is S is equal to K log W, where K is identified as the Boltzmann constant, whose value is 1.38 into 10 raised to power minus 23 joules per Kelvin. तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ. From the next class onwards, we'll now start with our classical and quantum statistics. अब फाइनली अब हम अपने स्टैटिस्टिक्स की तरफ आ रहे हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे 3 kinds of statistics: the Maxwell-Boltzmann statistics, Bose-Einstein statistics and the Fermi-Dirac statistics, जो मैं फर्स्ट लेक्चर से बोलती आ रही हूँ. ठीक है, so this we'll do in the next class.